नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का ये चैप्टर का वॉल्यूम खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसकी कार्य नीतियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस हम वंडरफुल से लेक्चर की। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए ही तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सभी के सभी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो उपलब्ध हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर की। चलिए करते हैं शुरुआत। ये पहला स्लाइड हुआ है। क्या है ये? उप्स, ये क्या है? आई नो, आई डोंट नो क्या है। 111 कोई शुभ अंक है? कोई डेट ऑफ बर्थ है? हो ही नहीं सकती। 3 वर्ड है। फिर क्या है? ज़्यादा संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो नंबर है। ये वीडियो 111 नंबर का है। आज तक हमारा जो चैनल है आकाश लेक्चर वो 110 वीडियो से पहले अपलोड कर चुका है। ये 111वें नंबर का वीडियो है। तो है ना एक शुभ दिन। चलिए इस शुभ दिन को एंजॉय करते हैं और आगे बने रहते हैं इसी प्रकार इस चैनल पर जिसका नाम है आकाश लेक्चर। और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो शेयर करते हैं। चलिए सबकी लाइफ सक्सेसफुल करते हैं और इन्जॉयफुल करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वंडरफुल लेक्चर की। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये आकाश लेक्चर जो चैनल है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आज के जनरेशन के हिसाब से ये बहुत यूज़फुल चैनल बन चुका है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। आया स्लाइड आया। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशंस जो क्या है, रेवोल्यूशंस क्या है? ग्रीन हरित क्रांति भारत में 20वीं सदी के जो 7वें दशक था ना, भारत में 20वीं सदी के 7वें दशक में यानी 1960 में खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति से पहले भारत में खाद्यान्नों का जो आयतन था ना, वो आयत करना पड़ता था, मतलब इनको आयत करना पड़ता था खाद्यान्न। इतना इन पर खाद्यान्न नहीं था भारत पर कि वो स्वयं अपने पूर्ति कर सके। उसको लेना पड़ता था दूसरे देशों से। लेकिन हरित क्रांति जैसे ही शुरू हुई तो अपने देश का जो खाद्यान्न था वो दूसरे देशों में भी बिकने लगा। ये था हरित क्रांति का कारण। तो ठीक है, देखते हैं। हरित क्रांति से पहले भारत के खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था, लेकिन बाद में प्रजनन तकनीकों का जो भारतीय जो देसी जो मैक्सिसंस किस्मों के संकरण थे, उस संकरण से जो उन्नत किस्मों का बनने के कारण न सिर्फ भारत खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर हो सका, बल्कि अपितु जो खाद्यान्न है वो निर्यातक भी बन गया। और इसके कारण क्या थे? इसके कारण क्या थे कि वो निर्यातक बन चुका था? इसके कारण ये थे। इसके कारण ये थे। देखिए, इसके कारण ये थे। MS स्वामीनाथन और ये नॉर्मोस बोलरॉन है। दोनों के यहाँ पर चित्र दिए हैं। ये नॉर्मोस बोलरॉन, प्रोफेसर जी हैं नॉर्मल, और ये जी हैं प्रोफेसर नॉर्मल ई बोरलॉन्ग, और ये हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। दोनों ने हरित क्रांति में बहुत ज़्यादा प्रोफिटेबल कार्य किया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनका कि इन्होंने दोनों ने ही काम किया है हरित क्रांति को बनाने के लिए। देखो, खेती की जो किस्में रहे क्षेत्रों में विस्तार हो गया। जो खेतों के जो किस्में थीं या उसके क्षेत्र थे उसमें क्या हुआ? विस्तार हो गया। इसके कारण से उसमें विस्तार हो गया। और भी जो थी उन्नत किस्मों का प्रयोग हुआ। जो उन्नत किस्में थीं उनका भी प्रयोग इसमें इनके द्वारा किया गया। और अधिक खाद का प्रयोग खेतों का जो बेहतर प्रबंधन था उसके लिए किया गया। जो अधिक किस्में थीं उनका जो था वो प्रबंधन खेतों के लिए जो है उसके लिए इनका प्रबंधन किया गया। ठीक है।
और उससे ही आगे चलकर ये प्रॉफिटेबल कार्य कर पाए। इनके पीछे इनका हाथ था। देखो, भारत में प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का जनक माना जाता है भारत में, लेकिन वैसे जो हरित क्रांति के जनक हैं, इन्होंने प्रोफेसर जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उनके सहयोग से ये कार्य किया था। तो और जो देश हैं उनमें इनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक। वैसे तो अपने भारत में एम एस स्वामीनाथन को ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो है वो देखिए क्या लिखा है, खाद्य पदार्थ और क्रांति का नाम। तो कौन से खाद्य पदार्थ से कौन सी क्रांति का संबंध है, इसमें हम देखने वाले हैं। कौन से खाद्य पदार्थ का कौन सी क्रांति से संबंध है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो दिया रखा है कि खाद्यान्न जो है हरित क्रांति, ठीक है, जो खाद्यान्न यानी खाने वाली फसलों का जो प्रबंधन किया गया, उनकी वृद्धि की गई, वो किसमें आती है, हरित क्रांति। दूध, मिल्क पीने वाला, जिसका ऑपरेशन फ्लड, हरित किसकी क्रांति कौन सी थी, इसकी क्रांति थी ऑपरेशन फ्लड, जिसका प्रतीक चिन्ह था अमूल का वो बच्चा। अब जा जलीय कृषि, नीली क्रांति, क्या था, नीली क्रांति, मछली उत्पादन, नीली क्रांति इसमें आता है। तिलहन फसलें, पीली क्रांति, ये किससे संबंधित है, पीली क्रांति। अंडा, सिल्वर क्रांति। ये सारी की सारी क्रांतियां हुई इनके उत्पादन में वृद्धि के लिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। ये इसको आपको पढ़ के रखना है, ये किसमें है, सभी चीजों की, चावल की, गेहूं की, सब की, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। इसको समझाने लायक कुछ है नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद करिए। आगे चलेंगे। अच्छा चलिए अब देखते हैं गन्ना, शुगर केन, गन्ने के बारे में देखते हैं। गन्ना क्या है, देखो इसमें हैगा, ये मूल रूप से पहले उत्तरी भारत में गन्ने की जो है सैकरन या फिर बारबेरी ये किस्म है इसकी, वो प्रजाति है, उसको उगाया जाता था। सैकरन बारबेरी प्रजाति है, उसको उगाया जाता था। कहां पर, उत्तरी भारत में। इसकी जो उत्पादकता कम थी तथा इसके शर्करा की मात्रा भी जो थी कम थी। दक्षिण भारत में उगने वाला ये गन्ना दूसरी प्रजाति से सैकरम ओसिफेरेसिनेरस इसको कहते हैं, उसका था। तो यह उष्णकटिबंधीय जो प्रजाति, जो मोटे गन्ने थे, ये वहाँ ये उष्णकटिबंधीय यानी ये शुष्क क्षेत्रों में उष्ण क्षेत्रों में उगाया जाने वाला था। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जगह के थे, लेकिन यह उत्तरी भारत में उगने में सक्षम नहीं था। इन दोनों गन्नों को जो प्रजाति थी उस सफलतापूर्वक संकरित करके या करा के ऐसी गन्ना की किस्म विकसित की गई जिसमें दोनों जनकों के वांछित गुण थे, अर्थात वह मोटे तने वाला और जो पतले तने वाले और जो अधिक शुगर कैन वाले जो गन्ने थे, उन सभी के दोनों गन्नों के एक ही गन्ने में लक्षण लाने के लिए उनका संकरण किया गया। द शुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर में तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के जो कोयमांटूर शहर है, तमिलनाडु का जो कोयमांटूर शहर है, आप परिचित होंगे उसके बारे में। तमिलनाडु का कोयमांटूर शहर में इसका जो द शुगर कैन ब्रीडिंग सेंटर है, वहां पर गन्ना का संकलन किया जाता है। उसी के नाम पर इनके जो CO को लगाया है उनके नाम के पहले, उसका मतलब यही था, कोयमांटूर। ठीक है, विकसित की गई जो गन्ने की किस्में थी उल्लेखनीकार किया। यहां जो गन्नों के उत्कृष्ट और प्रजाति सैकरम ऑफिसिफेरम व उसके जंगली पूर्वज क्रॉस करा के एक नई प्रजाति बनाई गई। वह प्रजाति कौन सी थी, देखिए, वह प्रजाति थी CO 712, CO 658,
यहाँ सीओ हमने बता दिया ना, यहाँ जो सीओ है वह कोयमांटूर स्थित गन्ना प्रजनन केंद्र का परिचायक है, कि यह जो गन्ना है वो कहाँ पर इसका संकलन हुआ है, कोयमांटूर में। सीओ का मतलब यही है। तो जो गन्ने की जो रोग प्रतिरोधक किस्में थी, वो इसमें रोग प्रतिरोधक किस्में जो किस्में थी उनका भी निर्माण किया गया। रोग प्रतिरोधक किस्में कौन कौन सी थी? रोग प्रतिरोधक किस्में थी CO 164, CO 21 211, सॉरी 213 थी, 211 भी है लेकिन यहां पर 230 दिया गया है, तो आपको 230 ही करना है। अब अगला देखेंगे मिलेट। मिलेट मिलेट क्या होता है? मिलेट, तो देखो मिलेट जो है खाद्यान्नों का ही एक वर्ग है। मिलेट भी एक खाद्यान्नों का वर्ग है जिसमें दाना छोटा व गोल होता है। इसकी जड़ों में अधिक अवशोषण क्षमता होती है। ऐसा माना जाता है कि जो इस वर्ग के जो भी खाद्यान्न होते हैं वो सबसे पहले घरेलूकरण हुआ उन खाद्यान्नों का जो इस वर्ग में आते हैं। यह अपनी पत्तियों में जो होती है रोमल करके बाष्पोत्सर्जन यानी उनको घुमा लेते हैं और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देते हैं तथा सूखे व निवटने के इसमें जो फसलें होती हैं ना उस समय ये पोषक मान के कार्य आते हैं। इनका पानी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है ना। और ये मोटा अनाज भी कहा जाता है। जो मिलेट हैं वह कौन कौन से हैं देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी मिलेट में आते हैं। इनकी जो किस्में हैं वो भी अच्छी कर ली गई हैं, वो भी सुधार ली गई हैं, उनको भी रोग प्रतिरोधक बना लिया गया है, उनको भी जो है प्रतिरोधकता अधिक बढ़ा दी गई है। चलिए अब इसमें आ जाता है रोग प्रतिरोधकता के लिए जो पादप प्रजनन है वो क्या है? प्लांट ब्रीडिंग ऑफ द डिसीज रेजिस्टेंस। क्या है इसका मतलब? देखो इसका मतलब यह है कि भारत में जो अधिकांश स्थानों पर जो जलवायु यानी उष्णकटिबंधीय व उप उष्णकटिबंधीय हैं, मतलब जहां पर जलवायु क्या है उष्णकटिबंधीय है या फिर उप उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर उगाई जाने वाली जो किस्में थीं या फसलें थीं और अनेक प्रकार के जो कवक व जीवाणु व विषाणु रोग जनकों का सामना करना पड़ता था। इस कारण से फसलों की जो काफ़ी हानि हो जाती थी। सामान्यतः ये हानि जो थी 20 से 30% जो थी तक जो थी कम हो जाती थी यानी उसको खा जाता था, जबकि कुछ ये मामले में ये कारण पूरी फसल भी चौपट हो जाती थी। लेकिन जो पीड़कनाशी का प्रयोग पौधों के रोग से निजात पाने का कारण बना, मतलब एक ऐसा जो रोग प्रतिरोधी क्षमता पैदा की गई पौधों में कि वो इन सभी रोगों से उनको निजात दिला सके उस पौधे को, तो उसके लिए यहाँ पर कार्य किया गया। आगे देखेंगे, आगे इसमें जो है वो हैगा कि इन पोषक तत्वों को किया गया, ठीक है वो तो आप पढ़ के रखेंगे। जब पूरी पीडीएफ नोट्स ले लेंगे तो पीडीएफ को क्रम वाइज पढ़ के देखेंगे तो आपका क्लियर तो टॉपिक अपने आप हो ही जाएगा। अगर आप पीडीएफ नोट्स नहीं पढ़ते हैं सिर्फ लेक्चर देखते हैं तो भी आप परफेक्ट आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आप लेक्चर के साथ पीडीएफ नोट्स भी देखिए तब आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार प्रैक्टिस जो है ना वो पीडीएफ नोट से ही होगी। आप उसको लिखित प्रैक्टिस जो है ना वो पीडीएफ नोट से ही होगी। लेक्चर तो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कवक जन्य रोग क्या होते हैं, यानी फंजाई डिजीज क्या होती हैं, फंजाइल डिजीज क्या होती हैं वो देखना है अपन को। फंजाई के कारण जो होते हैं वह देखना है। देखो किट या रस्ट बोलते हैं जिसे अंग्रेजी में, पक्सीनिया प्रजाति की जो कवक गेहूं की रस्ट रोग उत्पन्न करती है। यानी जो पक्सीनिया प्रजाति है वो कवक, पक्सीनिया प्रजाति की कवक गेहूं में रस्ट उत्पन्न करती है। रस्ट के अनेक प्रकार हो सकती हैं, काली रस्ट भी हो सकती है, भूरी रस्ट भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या होते हैं उसकी उत्पादकता को कम कर देती हैं फसल की रस्ट। तो गेहूं की ब्लैक रस्ट जो होती है वो होती है एक्सीनिया, दिख नहीं रहा है, ग्रेमिनस से। पक्सीनिया ग्रेनिमस है उसके कारण से होती है इसकी कौन सी, गेहूं की ब्लैक रस्ट द्वारा। भूरी रस्ट इसकी जो होती है पक्सेनिया रेकांडेटा द्वारा होती है। पक्सीनिया जो रेकांडेटा होती है उसके द्वारा इसकी भूरी रस्ट होती है। हाँ ठीक है,
अब आ जाता है रेड ड्रॉप और शुगर कैन, ये गन्ना की बीमारी होती है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेकर आपको इनको तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीवाणुजन भी हैं, कुछ विषाणुजन भी हैं। इस स्लाइड को आप जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। इसके कारण ये रोग होता है, इसके कारण ये रोग होता है, एक टेबल बना के उनको याद कर लीजिए। अब एकल कोशिका प्रोटीन यानी एसपीसी के खाद्यान्न में प्रयोग करने के लाभ क्या हैं? अच्छा, ये कहां से आ गया भाई, इसको तो नहीं आना चाहिए था। चलिए इसको ही पढ़ लेते हैं। क्या ज्यादा आ गए हैं? यहाँ पर कौन सा है एक क्वेश्चन बीच का, इसमें पे जो स्लाइड है वो मिसिंग है भाई, देख लेना उसको, मिसिंग है इसमें, बीच का डाल देना उसमें, ठीक है। एक कोशिका प्रोटीन एसपीसी जो एससीपी के जो खाद्यान्न के रूप में प्रयोग के लाभ, इसके कुछ भी लाभ होते हैं, क्या लाभ होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको देखना जरूर भूलना, देखना ना भूलना। देखो, इसकी वृद्धि अत्यंत तेजी से होती है। यह कृषि अपशिष्टों तथा अन्य उद्योग जो एकल कोशिका जो प्रोटीन होता है इसके द्वारा इसमें प्रजनन किया जाता है, उसमें इसकी जो वृद्धि अत्यंत तीव्र हो जाती है। और यह जो है कृषि अपशिष्टों का या अन्य उद्योगों में अपशिष्ट जैसे जो मैला से जंतु पे जो खाद्य पनीर आदि कागज इत्यादि या सीवेज आदि जैसे विविध पदार्थों का उग सकते हैं, ये सभी उग सकते हैं। यह परंपरागत फसलों की अपेक्षा कम स्थान घेरती हैं, मतलब जो हमारी जो परंपरागत फसलें हैं वो अधिक स्थान घेरती हैं, ये कम स्थान घेरती हैं। इसमें प्रोटीन की जो है अधिक मात्रा व बेहतर गुणवत्ता होती है प्रोटीन की। और ये जो है जो प्रतिकूल जो मौसम पर्यावरण परिस्थितियों में भी ये हो सकते हैं, इनके लिए अनुकूल मौसम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी मौसम में ये हो सकते हैं। सूक्ष्म जीवी की जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा ये आसानी से रूपांतरित किए गए हैं, तो ठीक है। इसके उत्पादन में अपशिष्ट जो पदार्थ हैं का प्रयोग होने के कारण यह पर्यावरण प्रदूषण से बचाते हैं, ये पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने देते हैं, उससे बचाते हैं। पशुपालन जैसे नैतिक रूप से विवादास्पद विषयों को बचा सकता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन आपको ज्यों का त्यों लिखने के लिए भी आ सकता है बोर्ड में। आगे चलते हैं, जो है अर्थ्रोस्पाइरा या फिर इस बनाम स्पाइरुलिना, ये क्या चीज है? ये दवाई है। कहाँ? पौधों पर छिड़कने वाली। कहाँ? फसलों के। देखिए, स्पाइरुलिना साइनोबैक्टीरिया का एक वंश जीनस है जिसकी अनेक प्रजातियां वास्तव में प्रोटीन समृद्ध खाद्य पूरक यानी आर्थोस्पाइरा जो है नामक जो है साइनोबैक्टीरिया की प्रजाति से प्राप्त होता है। एक साइनोबैक्टीरिया होता है उसकी प्रजाति से ये प्राप्त होता है, जिसे स्पाइरुलिना कहा जाता है। इसकी जो है मैक्सिमा व प्लेंटियस प्रजातियों में पहले स्पाइरुलिना जो वंश था में गलती से विकृति वर्गीकृत कर दिया गया था। अब यह ज्ञात हो चुका है कि यह आर्थोस्पाइरा है। तो अगर इसमें उसमें रख दिया गया है ये स्पाइरुलिना, इसमें क्या होता है, इसमें लगभग 50 जो 58% है ना प्रोटीन होता है, और जो 20% है ना कार्बोहाइड्रेट होता है, 8% वसा होता है, 4% विटामिन व खनिज लवण होती हैं इसमें स्पाइरुलिना, जिसे पौधों पर छिड़का जाता है। अब शायद ऊतक संवर्धन वो पहले लग गया था, ये आना था उसके बाद। अब इसमें ऊतक संवर्धन क्या है वो देखिए। देखो, ये ऊतक संवर्धन जो है पादप ऊतक संवर्धन जो अजमीकृत परिस्थितियों में किसी भी ठोस या तरल कृत्रिम जो संवर्धन माध्यम में पादप कोशिका या ऊतक या अंगों को उगाने, मतलब किसी एक कोशिका को उगाया, किसी पौधा से एक कोशिका को अलग किया और उसको कोशिका को वृद्धि कर उसको उगाया, उसको डेवलप किया, उस कोशिका से एक नए पौधे का निर्माण किया, वही क्रिया कहलाती है ऊतक संवर्धन। यानी कोशिका से नई पौधे का जन्म या एक ऊतक से नए पौधे का जन्म करना ही कहलाता है ऊतक संवर्धन। ये पादप ऊतक संवर्धन अजमीकृत मतलब लगभग मरे हुए पौधे से परिस्थितियों में किसी पौधे ठोस या तरल कृत्रिम संवर्धन माध्यम, यानी कोई भी तरल ले लो या ठोस ले लो, संवर्धन माध्यम में उसको रखकर एक नई कोशिका का निर्माण करना, एक नए जीवी का निर्माण करना ऊतक संवर्धन कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है। अब इसमें अगला हैगा क्या है, पूर्ण सशक्ता। व्हाट इज टोटोपोटेंसी? टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी ये क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज टोटीपोटेंसी? किसी पादप की जो है वर्धी विभेदित कोशिकाएं
की उचित परिस्थिति मिलने पर, यानी कोई भी ऊतक है उसकी या कोई भी पौधा है उसकी जो वृद्धि यानी जो बढ़ सकती हैं ऐसी कोशिकाएं उचित यानी कि अनुकूल पर्यावरण मिलने पर, अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अचानक विकसित हो जाती हैं, उस घटना को कहते हैं पूर्ण सशक्तता यानी कि टोटिपोटेंसी, उसी को कहते हैं। पूर्ण सशक्तता का जो पहला प्रमाण था 1950 में एफसी स्टीवर्ड ने दिया था, लेकिन इसे हैवरलेट ने 1902 में इस विचार को व्यक्त किया था, लेकिन वह प्रमाण ना दे सके। इसका जो ये हैवरलेट थे इसका ये प्रमाण नहीं दे सके थे, लेकिन इसका जो तथ्य था इसको किसने सुझा दिया था? एफसी स्टीवर्ड ने पहले ही इसको सुझा दिया था कि ऐसा भी होता है, कि मतलब जो अजीमीकृत जो भी पौधा होता है, लगभग मरा हुआ पौधा, उसको अगर अनुकूल परिस्थितियां मिल जाएं उसको किसी भाग को, तो वह एक नए पौधे का जन्म कर सकता है, वही होती है टोटिपोटेंसी। अब अगला हैगा इसमें कि जो ऊतक संवर्धन की आवश्यकताएं क्यों पड़ी भाई, ऊतक संवर्धन की जो आवश्यकताएं थी वो क्यों पड़ गई, ऊतक संवर्धन की आवश्यकता पड़ी ही क्यों आखिर? देखिए, ऊतक संवर्धन की आवश्यकता संवर्धन माध्यम निजमीकृत परिस्थितियों का जो कर्तोत्की है इसमें आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? संवर्धन माध्यम में पड़ा इसका। तो किसी भी कोशिका का ऊतक या अंग को वृद्धि के लिए एक संवर्धन की आवश्यकता होनी चाहिए थी, इसलिए इसका आवश्यकता हुई। अब इसमें देखिए कार्बन स्रोत माध्यम में प्राय सुक्रोज या ये इसमें ये इसके ऊतक संवर्धन किया जाता है ना, इन माध्यमों को लिया जाता है जो चार इसमें लगे हैं नोट में, इनको कार्बनिक स्रोत लिया जाता है इसमें इसकी वृद्धि और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब अन्य कार्य पदार्थों का अमीनो अम्ल भी इसमें, विटामिन इसमें डाले जाते हैं जहां पर इनका संवर्धन किया जाता है, और अकार्बनिक लवण भी इसमें डाले जाते हैं ताकि इसे अच्छे पौधे डेवलपमेंट कर सके। एक बीकर के अंदर मान लीजिए इन सभी को डाला जाता है, और वृद्धि नियामक यानी जो वृद्धि का नियंत्रित कार्य, मतलब उसमें ज्यादा वृद्धि ना हो कम वृद्धि ना हो, ऐसे उसके नियंत्रित या हार्मोन्स के स्त्रावण, साइटोकाइनिन, इन सभी के वो स्त्रावण है उसको नियंत्रित कर सकें, उनको वो इक्वल कर सकें, इसके लिए इसमें वृद्धि नियामक भी इसमें होना आवश्यक है। अब इसको जो निजीमीकृत परिस्थितियां होती हैं उसमें अलग करना, मतलब एक पौधा है वो निजीमीकृत अवस्थितियां, मतलब कोई निजी पौधा है, मतलब वो कोई स्थापित पौधा है, उससे उसके किसी ऊतक को अलग कर के रखना वो क्या कहलाता है? उससे उसके ऊतक को अलग करना ही उससे निजीमीकृत परिस्थितियां कहलाती हैं। उससे उस ऊतक को अलग कर एक बीकर में डालना ही निजीमीकृत परिस्थितियां कहलाती हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कौन से निजीमीकृत परिस्थितियां हो गई हैं हमारी, मतलब ऊतक संवर्धन सहित किसी भी प्रकार के संबंध में निजी परिस्थितियों का जो विशिष्ट महत्व है वह निजीमीकृत परिस्थितियां नहीं होती हैं। वो संवर्धन माध्यम में अनेक अवांछनीय सूक्ष्म जीवों की वृद्धि प्रारंभ हो सकती है, मतलब किसी सूक्ष्म जीव की जो वृद्धि है उसको प्रारंभ करना तथा संवर्धन माध्यम में सूक्ष्म जीवों के भोजन या कार्य को दृष्टिगत रखना ही वो निजीमीकृत परिस्थितियों में आता है। अब इसकी जो दूसरी अवस्था होती है, तीसरी वाली, वो होती है कर्तोतक एक्सप्लांट। ये कर्तोतक या फिर एक्सप्लांट क्या होता है? देखो, पौधों की जो वह कोशिका या ऊतक अंग जिसमें संवर्धन माध्यम पर उगाया जाता है, जिसमें संवर्धन का प्रयोग किया जाता है, वो कर्तोतक कहलाती है। मतलब देखिए भाई, इसका सबसे पहला आएगा, सबसे पहले से दोबारा शुरुआत करेंगे, सबसे पहला संवर्धन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें उस पौधे को ग्रोथ करने के लिए उकसाया जाता है, उसको वृद्धि के लिए तैयार किया जाता है, वह माध्यम क्या कहलाता है? संवर्धन माध्यम। उस संवर्धन माध्यम में क्या क्या होता है वो देखिए, इसमें कार्बनिक स्रोत होते हैं, फिर होता है इसमें अकार्बनिक स्रोत भी होती हैं, ठीक है, और इसमें विटामिन भी डाले जाते हैं, और इसमें वृद्धि नियामक भी डाले जाती हैं, किसमें? संवर्धन माध्यम में। इन सभी को मिक्स कर इसमें पौधे की जो मतलब बिना ग्रोथ करती हुई कोई शाखा है उसको इसमें लगा देती हैं, उस पर इसको उस शाखा को झुकाकर इसमें लगा देते हैं। उसमें क्या हो, एक नई ग्रोथ के लिए, एक नए पौधे के लिए एक अंकुर निकले आए, उसमें जड़ निकले आए, तो उसको फिर कहाँ लगा देती हैं? उसको निजमीकृत परिस्थितियों में लाती हैं, वहां पर इनका बहुत दिनों तक इसका रक्षण किया जाता है, रक्षण पोषण किया जाता है, और उसके बाद फिर इनको एक और अवस्था है इसकी, उसमें लाया जाता है। वह अवस्था कौन सी है? कर्तोतक या एक्सप्लांट। अब इसके जो भाग हमने इसमें डेवलपमेंट के लिए रखा था उसको काट लेते हैं, उसको काट कर फिर नए माध्यम में एक्सप्लांट कर देती हैं, सूक्ष्म प्रदंडन, वहां पर उस पौधे का डेवलपमेंट होता है, वह क्रिया कहलाती है कर्तोतक या एक्सप्लांट। चलिए
अब ये आ जाता है सोमकिलोन। क्या होता है भाई, इसमें इस संवर्धन में छोटे छोटे जो एक्सप्लांट होती हैं अनेक पादप तैयार, इससे अनेक पादप तैयार किए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, सोमकिलोन कहलाता है। इसमें अनुवांशिक रूप से उन पौधों को समान भी होती हैं, एक्सप्लांट किया जाता है, ठीक है। इसमें टमाटर, केला, सेब, इन सभी का एक्सप्लांट किया जाता है। अब विभाज्य जोतक संवर्धन क्या है भाई, देखो ऊतक संवर्धन का एक महत्वपूर्ण प्रयोग संक्रमित रोगों को स्वस्थ रोगों में प्राप्ति या विषाणु संक्रमित पादपों को एक शीर्ष अक्षीय या विभाज्योतक विषाणु युक्त पौधा बनाना ही वो क्या कहलाता है, विभाज्योतक संवर्धन कहलाता है। आप इसको पढ़ के रख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है विभाज्योतक परिवर्धन। इसके बाद हम आ जाते हैं आप कहाँ पर, कायिक संकरण। कायिक संकरण में भी ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देखेंगे जूम कर कर। चलिए, सबसे पहला आएगा इसमें कायिक संकरण। कायिक संकरण होता क्या है वो देखना है। कायिक संकरण का प्रथम पद कोशिकाओं को जो पेंटी, मतलब कायिक संकरण का भी वही पद है जो उसका था एकल कोशिका का। अब इसमें कायिक संकरण का प्रथम बंध होता है। अब कोशिकाओं में जो पेंटीजन है, आप एक काम कीजिए यार, इसको एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट तो लीजिए आप, और फिर इसको आप नोट्स बुक से पढ़कर देखिए। अगर समझ ना आए ना तो कमेंट्स बॉक्स में आप इसको डालिए, हम इसका वीडियो पर अगल से बना के देंगे। इसमें हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे यार। ऊतक संवर्धन का महत्व वहाँ लगना चाहिए था, ऐसे यहाँ लगा था, यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ, ये क्या है यार। प्रयोगिक अनुप्रयोग यानी क्या है इसके भाई, देखो ऊतक संवर्धन द्वारा, अच्छा ये अलग है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऊतक संवर्धन कम समय में हजारों पौधों का निर्माण कर सकता है, और चूंकि यह प्रयोगशाला में की जाने वाली विधि है, इसलिए ये क्या होती है, परिस्थिति, मौसम व इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊतक संवर्धन का जो सोमाकिलोन का निर्माण किया जाता है, जिसकी विभिन्न भिन्नता अधिकतम महत्व होता है। अब इसमें बीज बनने की जो अक्षम पौधों व इस विधि के द्वारा तेजी से गुणित पौधों का निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो जीव द्रव्य संलयन तकनीक का संग्रहण नई बीमाएं दी जाती हैं, जो इनमें से दो प्रजातियों ही वंशों का विसंकरण, इसमें दो प्रजातियों के वंशों के बीच ही संकरण किया जाता है। अब ये परागण परागकोश का प्रयोग आगुणित पौधों बनाने में किया जाता है। अब इसमें क्या है, जीव द्रव्य संलयन तकनीक का संकरण, जो नई बीमाएं हैं उनको दी जाती हैं। और जर्म प्लाज्म में इन विट्रो संरक्षण या फिर क्रायो जो प्रिजर्वेशन होता है ना, उसमें इसकी जो क्या है तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। जनक पौधों में मूल गुणवत्ता, इन सभी का इसमें प्रयोग किया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इसके महत्व है, लाभ है ना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ज़्यादा कुछ विशेष इंपॉर्टेंट रहता नहीं है, हम ये बता चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। और अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, आकाश लेक्चर टाइप कीजिए, और यूट्यूब चैनल को लाकर सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी को दबाना ना भूलिए, इससे हमारी प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।